Hello guys, I am Hassan Yusuf Qadri, your history instructor for O levels CIE and IGCSE both। अच्छा जी, हम लोग एक सीरीज ऑफ हिस्ट्री वीडियोस लेकर चल रहे हैं। उसके अंदर अब हम मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म नाम की एक चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक रिफॉर्म था, इसका दूसरा नाम इंडियन काउंसिल एक्ट था। इन दोनों का ईयर सिमिलर है, लाइक 1919, यानी ये दोनों मतलब आप समझ जाएं कि आप चाहे मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म बोलें चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट बोलें, बात एक ही है। ठीक है, ये 1919 के अंदर हुआ था। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों हुआ, क्या वजह थी, वो डिस्कस करना है सबसे पहले तो। देखो, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बैकग्राउंड समझाता हूं। आप लोगों ने मेरी लखनऊ पैक्ट वाली वीडियो देखी होगी, लखनऊ पैक्ट 1916 में जो हुआ था। उसके अंदर हुआ कुछ यूं था कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में हो गई थी यूनिटी। दोनों ने मिलकर ज्वाइंट डिमांड प्रेजेंट करी थी लखनऊ पैक्ट में। उस यूनिटी को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट डरी जरूर थी। ठीक हो गया, जाहिर है उसको इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसको इस हद तक फर्क जरूर पड़ता था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई मुसलमान और हिंदू आपस में मिलकर इतने ज्यादा करीब हो जाएं कि भाई हमें ही मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ये बहुत ज्यादा, आप एक तरीके से समझ जाएं कि वैल्यूएबल चीज थी लखनऊ पैक्ट, और उसी का असर पड़ा जिसकी वजह से मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म भी यहां पर हुई। अब हम इसका पैटर्न समझते हैं कि कब हुई, क्यों हुई, फीचर्स क्या है, कैसे है। ठीक है, सुनिएगा। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर बेसिकली जब वो खत्म हुई तो ब्रिटिश ने ये क्लेम किया कि हम तो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को हम पसंद करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि भाई जमहूरी तरीके से काम होना, यानी कि आप नॉर्मल इंसान जो है वो इलेक्शन के थ्रू उसको सिलेक्ट किया जाए और वो फिर सामने आए। तो उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, हम डेमोक्रेसी को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक हो गया। और जिन इंडियंस ने हमारे साथ वर्ल्ड वॉर 1 में फाइट लड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी डेमोक्रेसी चाहते हैं अपने मुल्क में। तो हम उनसे इस चीज का प्रॉमिस करते हैं कि वो जो लोकल डिमांड्स वो हमसे कर रहे हैं, हम उसको फुलफिल करेंगे। और हम डेमोक्रेसी का करता धरता है, डेमोक्रेसी हम ही चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको इम्पोज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अब इस चीज को सामने रखने के लिए दो बंदे आए। एक थे लॉर्ड मॉन्टेग, दूसरे थे लॉर्ड कैम्पसफोर्ड। लॉर्ड मॉन्टेग थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और लॉर्ड कैम्पसफोर्ड थे गवर्नर जनरल। ठीक हो गया। अच्छा, अब पैटर्न समझाता हूं। हुआ क्या कि भाई ये मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 भी कहते हैं, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव कराया गया। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, आपके सामने यहां पर लिखा हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको अप्रूव करवा दिया गया कि हाँ भाई ये हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसका नाम मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म भी है, उसी नाम से ज्यादा मशहूर है ये। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली ये समझिएगा कि इसके फीचर्स क्या हैं, क्या चीज इसमें प्रेजेंट की गई। एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था इसी के अंदर, वो भी मैं आपसे आगे जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहली चीज इसके अंदर है, सेंट्रल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। यानी सेंट्रल लेजिस्लेटर जो है वो 2 हाउसेस के ऊपर कंसिस्ट होगा। ठीक है, वो 2 हाउसेस आपके कौन से होंगे, एक अपर हाउस और दूसरा आपका लोअर हाउस। ठीक हो गया। अपर हाउस को हम कहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट। याद रखिएगा, अपर हाउस को हम कहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसके अंदर 60 मेंबर्स होंगे और 5 साल की ड्यूरेशन होगी इन 60 मेंबर्स के पास। फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा और नए मेंबर्स आएंगे। समझ गए। लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाएगा और उसमें 144 मेंबर्स होंगे और 3 साल की इनकी ड्यूरेशन होगी। 3 साल के बाद नया लोअर हाउस यानी नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, नए मेंबर्स आएंगे इलेक्शन के थ्रू। ठीक हो गया। फिर इसमें एक चीज और की गई कि भाई पावर को डिवाइड किया जाए सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान। यानी पूरी पावर सिर्फ मेन सेंट्रल गवर्नमेंट को ना दे दी जाए, बल्कि प्रोविंस को भी कुछ हिस्सा दिया जाए, पावर शेयरिंग की जाए। ठीक हो गया। पर रोल ऑफ इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट में रेस्ट्रिक्टेड होगा वॉइस रॉय से। यानी वॉइस रॉय जो कहेगा एंड में उसी की बात मानी जाएगी, उसी की बात सुनी जाएगी, उसी के डिसीजन के ऊपर जो है वो सारी चीज डिपेंडेंट है। अच्छा, नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे 10 साल के बाद। मतलब हर 10 साल के बाद नए रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। अब वो जो भी होंगे, लेकिन 10-10 साल के डिफरेंस से होगा ये। ठीक हो गया। मुस्लिम्स इंक्लूडिंग अदर माइनॉरिटीज, मुसलमानों के साथ साथ जो दूसरी माइनॉरिटीज थी लाइक सिख, पारसी वगैरह, ये सब, उन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और की गई थी, डायरकी सिस्टम से पहले बताऊं। काउंसिल ऑफ प्रिंस सेटअप की गई थी। प्रिंस कौन, प्रिंसली स्टेट वाले। प्रिंसली स्टेट वाले जो शहजादे, नवाब वगैरह टाइप के लोग थे, राजा महाराजा टाइप थे, उनकी एक काउंसिल बनाई गई थी। उसके अंदर 108 मेंबर्स भी डाले गए थे।
समझ में आ गई बात, यानी 108 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया था। वो अलग बात है कि मैक्सिमम इसके मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पपेट थे, लेकिन जाहिर है इसके फीचर्ड पॉइंट का एक हिस्सा था। सबसे बड़ी मुसीबत जिसकी वजह से खड़ी हुई वो था डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम में क्या किया गया, दो सब्जेक्ट्स यानी दो हिस्से किए गए इसके, एक रिजर्व सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर्ड। अच्छा, रिजर्व तो यार बड़ा ही कोई आसान मामला है। रिजर्व आप समझ जाइएगा कि भाई रिजर्व कर लिया गया, ये किसी को मिलेगा नहीं। ट्रांसफर का मतलब क्या है भाई, कि ये एक ऐसी चीज थी जो कि हिंदू और मुस्लिम को दे दी गई, और इसके अंदर जब हम दोनों को जरा गौर से देखेंगे तो सारी पावर, आप समझ जाएं कि जितनी भी पावर है वो सब तो भाई इनके पास आ गई। समझ गए, सारी की सारी पावर तो ब्रिटिश के पास आ गई। हिंदू मुस्लिम के पास तो कुछ भी नहीं बचा ना, सारी घटिया चीजें उठा के इन्होंने इनको पकड़ा दी। अब क्या पावर आई देखिए, रिजर्व सब्जेक्ट में पुलिस इनके पास है, टैक्स यानी कि लैंड रेवेन्यू पूरा, कि भाई जो टैक्स जमा होगा वो सारा का सारा ब्रिटिश के पास है। लॉ यानी कि जस्टिस, कोर्ट, ये सब कुछ इनके हाथ में। प्रेस यानी कि मीडिया, उस वक्त न्यूज़पेपर था, मैगजीन्स थे, पम्फलेट थे, वो सब इनके हाथ में। इरिगेशन यानी वाटर, यानी पानी की जितनी भी सप्लाई है वो सब अंग्रेजों के हाथ में। ट्रांसफर सब्जेक्ट में इनको क्या पकड़ा दिया भाई, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट जो म्यूनिसिपल लोकल गवर्नमेंट होती है वो, एजुकेशन, पब्लिक एंड हेल्थ वर्क, फॉरेस्ट एंड फिशिंग। यानी आप ये समझ जाए कि जो पावर वाली सारी चीजें थी, जिसमें ज्यादा पैसा था, ज्यादा पावर थी, वो रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर डालकर ब्रिटिश ने खुद ले लिए, और ट्रांसफर सब्जेक्ट हिंदू और मुस्लिम को दे दिया। तो भाई ये एक तरीके से तो आप समझ जाए पावर डिवाइड हो गई। मतलब पावर क्या डिवाइड हो गई, पावर हिंदू मुस्लिम से छीन ली गई और पूरी की पूरी अपने पास रख ली गई। समझ में आ गई बात। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मॉन्टेग और कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म के अंदर, वो अलग बात है कि भाई ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया था, स्टैंप लग गया था, मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म को अप्लाई कर दिया गया था, डायरकी सिस्टम को अप्लाई कर दिया गया था, लेकिन हिंदूज एंड मुस्लिम्स ने इस चीज से अग्री नहीं किया। जाहिर है ये इसको हटा नहीं सकते थे, लेकिन अग्री नहीं किया, और इसी की वजह से प्रोटेस्ट हुए, आउटक्राई, आउटक्राई का मतलब हंगामा आ रही, बहुत आउटक्राई हुए, बहुत हंगामा आ रही हुई। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म। एक बार दोबारा से आपके साथ बताता हूं। वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश ने कहा कि हम प्रोटेक्ट करेंगे डेमोक्रेसी को, और जिन इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर वन में हमारे साथ फाइट की है उनको भी डेमोक्रेसी चाहिए, तो हम फुलफिल करेंगे उनकी लोकल डिमांड्स को। लॉर्ड मॉन्टेक और कैम्पसफोर्ड दोनों आए यहां पर इंडिया के अंदर, मतलब इस चीज को डिस्कस करने के लिए एक टेबल पर बैठे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉन्टेक साहब, कैम्पसफोर्ड थे गवर्नर जनरल। इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉन्टेक कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म के नाम से इसको अप्रूव करवाया ब्रिटिश पार्लियामेंट से और प्रेजेंट कर दिया। इसका फीचर ये था कि भाई सेंट्रल लेजिस्लेचर दो हाउसेस पे कंसिस्ट होगी, एक अपर दूसरा लोअर, एक अपर याद रख लो, एक अपर दूसरा लोअर, एक अपर दूसरा लोअर। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक हो गया। अपर हाउस के अंदर 66 और लोअर हाउस के अंदर अपर हाउस के अंदर 60 मेंबर्स और लोअर हाउस के अंदर 144 मेंबर्स होंगे। अपर हाउस का ड्यूरेशन होगा 5 इयर्स और लोअर हाउस का ड्यूरेशन है 3 इयर्स। ठीक। पावर सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में डिवाइड होगी। रोल ऑफ इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा वो वॉइस रॉय रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, वॉइस रॉय से रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक हो गया। जब चाहे वो जो चाहे उसमें अमेंडमेंट्स कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, रोक सकता है, जो चाहे कर सकता है। नए रिफॉर्म्स 10 साल के बाद इंट्रोड्यूस होंगे। मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टेड दिया जाएगा। काउंसिल ऑफ प्रिंस भी सेटअप की गई जिसके अंदर 108 मेंबर्स रखे गए, 108 मेंबर्स, जो कि प्रिंसली स्टेट के राजा महाराजा नवाब अगड़म बगड़म ये लोग इसके अंदर शामिल थे। और फिर डायर की सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि सबसे बड़ी मुश्किल ही खड़ी हुई। ठीक। रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट इसमें रखे गए। रिजर्व सब्जेक्ट में सारी पावर थी वो ब्रिटिश के हाथ में था, ट्रांसफर हिंदू और मुस्लिम को दे दिया गया जो कि पावरलेस था। ठीक हो गया। ब्रिटिश ने अपने हाथ में पुलिस, टैक्स, लैंड रेवेन्यू, लॉ यानी जस्टिस, प्रेस यानी मीडिया, इरिगेशन यानी वाटर अपने हाथ में ले लिया, और ट्रांसफर सब्जेक्ट में हिंदू मुस्लिम को दे दिया गया एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक एंड हेल्थ वर्क, फॉरेस्ट एंड फिशिंग, यानी हर वो चीज जिसमें ना पावर है ना कुछ खास पैसा है। अच्छा, अब जाहिर है इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट तो हिंदूज मुस्लिम नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जरूर हुआ कि हिंदू और मुस्लिम ने जो है वो इससे अग्री नहीं किया। बहुत हंगामा इसके ऊपर हुआ, बहुत आउटक्राई हुआ, यानी हंगामा आराई हुई। ठीक हो गया। तो दिस इज बेसिकली मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म, जो कि 1919 के अंदर हुआ था। सही हो गया। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा व्हाट वाज मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म, या मॉन्टेग कैम्पसफोर्ड रिफॉर्म वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग, मतलब समझ जाए कि सबसे बड़ा इवेंट था 1919 के अंदर, या 1916 से लेकर 1919 के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। पास पेपर क्वेश्चन सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर दूंगा, इसके और क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा, लेकिन होपफुली ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आ गया होगा।
ये वीडियो एक बार आप रिपीट पे देख लेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा। 1 से 2 बार थोड़ा सा टाइम निकालें, इसीलिए सिर्फ आपके लिए छोटी वीडियोस बनाता हूं ताकि आप लोग फटाफट मतलब ज्यादा ज्यादा देख सकें। और मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि मैंने ये भी देखा था बहुत से बच्चों ने मुझे ये कहा कि मैं फिजिकली भी 400-500 माशाल्लाह बच्चे पढ़ाता हूं, तो उन बच्चों ने मुझे यही कहा कि यार सर, यूट्यूब पे जो मैक्सिमम वीडियोस होती हैं वो लोग अपनी क्लास की डाल देते हैं, लाइक 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम 50 मिनट की वीडियो होती है, तो उसमें कब तक हम देखते रहें। तो आप शॉर्ट वीडियो बनाएं ताकि हमें टॉपिक समझ में आ जाए। तो इसीलिए आपको समझने के लिए पूरा डिटेल्ड वर्जन और कम वक्त के अंदर मैंने आप लोगों को ये समझाया है। तो 1 से 2 बार भी रिपीट पे अगर आप देख लेंगे तो कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यहीं से याद हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स आपके पास है। उसके अलावा भी कुछ समझना है, कुछ पूछना है, तो हसान यूसुफ कादरी आपके लिए हाजिर है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको सारी डिटेल्स, अगर कोई और डिटेल आपको चाहिए, कुछ और इसके रिलेटेड पूछना है, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। ठीक हो गया? वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए।